Students, welcome to Indian English classes Chapara. I am Imran Ansari and today we are going to understand how to prepare note, make summary and give a title. This is a very important question that is asked for your class 9, 10th, 11th and 12th class examinations. So let's start with this. Before we start this, go to my YouTube channel and subscribe my channel where you will get lot of English spoken related videos and your course related videos as well. So let's start. आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। इसमें आपको बहुत सारे इंग्लिश के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे बेटा। आज का हमारा टॉपिक है बेटा पैसेज को पढ़ना, पढ़ने के बाद उसके नोट्स बनाना और समरी तैयार करना। देखो, पहली बात तो ये तुम समझो कि नोट्स होते क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तुमको ये पता होना चाहिए। देखो, कोई भी हमारे सामने पैसेज दिया हुआ है या कोई चीज़ हमको पता है, उससे हमको क्या समझ में आया, उसको उसकी मेन चीज़ों को लाइनिंग में जमा लेना, वो कहलाता है नोट्स। ठीक है बेटा हरिशंकर, तुमको एक पैसेज दे दिया जाएगा 10-12 लाइन का या 7-8 लाइन का। ठीक है, उसको करने का सबसे सरल तरीका ये होता है कि उस पैसेज को पढ़ो, समझो और उससे तुमने क्या सीखा उसको पॉइंट बना के लिखते जाओ। पहले पॉइंट बनाओ फर्स्ट और उसके बाद उसमें एक साइड हेडिंग बनाओ। साइड हेडिंग बन गई उसकी ना, जिसको बोलते हैं सब हेडिंग। सब हेडिंग फर्स्ट बन गई, उसको डाल दिए। उसके बाद उसके नीचे उसके 2 और पॉइंट बनाओ। जैसे मान लो 1 कर दिए और 1 करने के बाद तुमने कोई हेडिंग डाल दिए, फिर 1.1 और 1.2 करके 2 लाइन उसमें और लिखो। और इतना ध्यान रखो कि तुम्हारा जो सेंटेंस है बेटा, वो सेंटेंस काय में ख़त्म होना चाहिए, उसी लाइन में ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब यदि मान लो धोखे से कोई भी स्पेलिंग बड़ी आ रही है जो तुम्हारी लाइन में नहीं आ पा रही है, वो दूसरी लाइन में जा रही है, तो उस स्पेलिंग को, उस वर्ड की स्पेलिंग को क्या कर दो, छोटी कर दो। छोटी करने का तरीका ये होता है कि उस पार्टिकुलर स्पेलिंग में जो स्वर दिए होते हैं, स्वर मतलब A-E-I-O-U, इनमें से कोई 5 में से कोई भी वर्ड अक्षर यानी उसको वहाँ से हटा दो। जैसे मान लो मैं एक स्पेलिंग तुमको बोल के बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, ये होता है तुम्हारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, संचार। अब इसको यदि मान लो छोटी करना है स्पेलिंग को, तो इसको क्या करोगे, CMN। ठीक है, C ले लो, फिर डबल M में से एक M ले लो, फिर U हटा दो, फिर N ले लो, फिर T ले लो, IO को हटा दो। क्लियर है? तो CMTEN, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बेटा, कम्युनिकेशन का शॉर्ट फॉर्म। इसी को बोलते हैं एब्रीवेशन। क्लियर है? तो उससे तुम्हारा जो सेंटेंस है, तुम कोई भी पैसेज को जब सॉल्व करोगे, नोट के रूप में बनाओगे, तो 3 या 4 स्पेलिंग को ऐसे कर सकते हो। पर जब भी तुम ये 3-4 स्पेलिंग को तुम चेंज करोगे अपने शॉर्ट फॉर्म में, तो उसको बाकायदा लिखना जरूर है। जहाँ नोट्स बनाओगे ना, उसके बाद लास्ट में कोने में एक डिब्बा बना लेना, सही जोड़ी जैसी स्टाइल में एक डिब्बा बनाए बड़ा वाला, उसको 2 भागों में बांटे। एक साइड लिखना वर्ड और दूसरा साइड लिखना एब्रिविएशन। जहाँ वर्ड लिखोगे ना, वहाँ पर पूरी स्पेलिंग लिख देना, जैसे COMMUNICATION, कम्युनिकेशन लिख दिए। उसके बाजू में जहाँ एब्रिविएशन लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, वहाँ क्या लिख दोगे, CMNTN। क्लियर है? ये इंगित करना ज़रूरी है। समझ में आया? तो ऐसा करने से तुम्हारा काम आराम से बन जाएगा। यदि कोई कम पढ़ लिखा व्यक्ति भी होगा ना, तो वो भी बड़े आराम से कर देगा। देखो फॉर्मेट, देखो तुमको फॉर्मेट बताया था मैंने। पहले क्या करोगे, टाइटल डाल दोगे। पहले क्या करोगे, टाइटल। उसके देखो 1 करोगे, उसके बाद लिखोगे सब हेडिंग। सब हेडिंग में जो तुमको समझ में आया। यदि मान लो तुमको पढ़ते नहीं बन रहा है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, तो उस पैराग्राफ को 4 भागों में बांट लो। कितने भागों में बांट लो, पेंसिल से। क्योंकि स्कूल में वहाँ पर क्या करते हैं वो लोग, पेपर में वो आप लोगों को परमिशन नहीं देते हैं कि उसमें कुछ गोदागादी करो। पेंसिल से उसको थोड़ा सा अपने कोष्टक बना लिए, पहली लाइन से दूसरी लाइन तक। उस लाइन में से पहला हेडिंग डाले और 2 वर्ड या 3 वर्ड की एक क्या बना दिया, हेडिंग बन गई 1 नंबर की। उसके बाद देखो 1.1 में क्या करोगे, उन्हीं 2 लाइन में से एक लाइन लिख दो बना के, छोटी वाली, फिर दूसरी लाइन पर बना के लिख दो। समझ में आया? जमा दो लाइन जैसा उसको, तो वो फॉर्मेट बन जाएगा। ऐसी बची हुई जो लाइनें हैं उनको भी ऐसी भागों में डिवाइड कर देना, 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 4.2। क्लियर है? इतना समझ में आया? जैसे ये फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में जमाना है तुमको। उसके बाद क्या करना है, समरी के लिए। समरी के लिए भी वही है बेटा, उसको पढ़ो, समझो और जो समझ में आया उसको समरी के रूप में लिख दो। मगर ग्रामीण परिवेश में बच्चे इंग्लिश समझ ही नहीं पाते हैं, तो अब क्या करो, कैसे बनाओ उसको।
वो जो 4-5 लाइन दी हुई हैं या 7-8 लाइन दी हुई हैं, उनमें से ऊपर से 1-8 लाइन, बीच से और लास्ट से 2-3 लाइन मिलाकर एक पैराग्राफ तैयार कर दो। क्या कर दो? समरी लिख दो, साइड हेडिंग डाल दो समरी, और बीच में डैश देके के लिख दो पैराग्राफ। मगर वो पैराग्राफ 4 से 5 लाइन का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्लियर है? और 6 लाइन का। समझ में आया तुम्हारी कॉपी में? ऐसा मत करना कि पूरा आधा पेज भर दिए या पूरा पेज भर दिए, ऐसे में नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो ये उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी पढ़ते नहीं आता है, एकदम ही अड़ावाड़ या ढक्कन टाइप की स्टूडेंट है जो। क्लियर है? मोस्टली मेरा मिलना जुलना होता है ऐसे बच्चों से, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश हूँ बेटा। क्या कर लो आप? तुम सब में से कईयों को तो पढ़ते नहीं आती है इंग्लिश। तुम लोगों के लिए 33 का मैजिकल फिगर लाना ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके लिए ये तरीका है ये। इसमें तुमको जांचने वाला भी नंबर काट के नहीं देगा, बस फॉर्मेट में जमा देना, बस काय में? फॉर्मेट में। तो जांचने वाला नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि देखो नोट्स हर कोई अपने हिसाब से निकालता है। तुमको मैं एक पैराग्राफ बना के दिखा रहा हूँ अभी, जो मैंने इसमें बनाया हुआ है, तुमको लिखवाया हुआ है, वो ओपन करो पैराग्राफ को बेटा। देखो अब, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू एज इंस्ट्रक्टेड इन क्वेश्चन ए और बी, या बिलो देखो ए और बी बिलो ऑफ द पैसेज। पैसेज के नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें जो दिया गया है उसके हिसाब से इसको करो दिशा निर्देश के अनुसार। स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। स्पीच एक महान क्या है? वरदान। ब्लेसिंग मतलब क्या होता है बेटा? वरदान। और कर्स मतलब होता है अभिशाप। तो स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, स्पीच एक महान वरदान है। बट इट कैन ऑल्सो बी अ ग्रेट कर्स फॉर अस, पर यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप भी हो सकती है। इट हेल्प्स अस टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स नॉन टू आवर फेलोज। इट हेल्प्स अस, ये हमारी सहायता करती है, टू मेक आवर इंटेंशंस एंड डिजायर्स, हमारे इंटेंशंस मतलब मकसदों को, एंड डिजायर्स मतलब इच्छाओं को दूसरों के संज्ञान में लाने में हमारी सहायता करती है। ये हमारे पास वाणी है बेटा, भाषा है, जिसका यूज़ करके हम लोग अपने विचार एक दूसरे से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैं अपने विचार तुमसे व्यक्त कर रहा हूँ अभी, और तुम लोग भी फिर मेरे विचार खुद के विचार मुझसे व्यक्त करते हो। क्लियर है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, इफ़ वी यूज इट केयरलेसली, यदि हम इसका उपयोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से करते हैं, इट मेक्स आवर एटीट्यूड कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड, ये हमारे एटीट्यूड को, ये हमारे बर्ताव को पूर्णतः ना समझने योग्य बना देती है। ठीक है ललित? अब देखो आगे, आ स्लिप ऑफ द टंग, जुबान का एक बार फिसल जाना। द यूज ऑफ एन अनयूजुअल वर्ड, किसी असामान्य शब्द का उपयोग। और एन एम्बिग्युअस वर्ड, और एन एम्बिग्युअस वर्ड अनेकार्थी शब्द। क्रिएट, मे क्रिएट, क्या लिखा हुआ है? मे क्रिएट एन एनिमी, एक शत्रु पैदा कर सकते हैं, एक शत्रु निर्मित कर सकते हैं। वेयर वी हैड होप्ड, जहां हमने उम्मीद की थी, आशा की थी। टू विन अ फ्रेंड, एक मित्र को जीतने की। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अगेन, फिर से, डिफरेंट क्लासेस, देखो डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल यूज डिफरेंट वोकैबुलरीज, लोगों के अलग स्तर, लोगों के अलग स्तर अलग शब्दावली का उपयोग करते हैं। मतलब अलग स्तर के जो लोग हैं, अलग स्तर के, देखो डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल मतलब अलग स्तर के लोग, अलग अलग स्तर के लोग अलग अलग शब्दावली का उपयोग करते हैं। छपारा जाओगे वहाँ के लोग अलग भाषा में बात करेंगे, कोडियामाल आओगे वहाँ के लोग अलग भाषा में बात करेंगे, सिनी जाओगे वहाँ के लोग अलग भाषा में बात करेंगे। भाषा हिंदी तो रहेगी मगर उनकी टोन बदल जाएगी। तुम लोगों से गांव की लैंग्वेज में बात करता हूँ मैं, वहाँ पर भी ऐसा होता है गांव के बच्चों के साथ। और जो प्रॉपर जेन्यून छपारा के हैं वो इस भाषा में बात नहीं करते जिस भाषा में यहाँ पे बात होती है। क्लियर है? मैं यहाँ आके सीखा हूँ वो भाषा, लाइताल मेरे को भी नहीं आती है मगर भाषा बोलते जाती है। तो देखो आगे इसमें आप, अलग अलग स्तर के लोग अलग अलग शब्दावली की भाषाएं बोलते हैं। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड दी ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन, एक औसत दर्जे की या सामान्य वाणी, एक शिक्षित व्यक्ति की, एक औसत दर्जे की वाणी
मे स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर, किसी अशिक्षित श्रोता पर, लिसनर मतलब श्रोता पर क्या कर सकती है, प्रहार कर सकती है। ए शोइंग प्राइड, मानो जैसे क्या हो रहा हो, प्राइड का, गर्व का दिखावा हो रहा हो। मतलब कि जैसे मान लो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी अनपढ़ आदमी के सामने यदि बातें करता है तो उस अनपढ़ आदमी को ये लग सकता है कि पढ़ा लिखा आदमी क्या है, वो गर्व बता रहा है, घमंड बता रहा है, घमंड दिखा रहा है, शो मतलब दिखाना। ठीक है अंजुम बेटा। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, द स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट टू यूज लाइटली, स्पीच ऐसा उपहार नहीं है, मतलब स्पीच हल्के में उपयोग करने वाला उपहार नहीं है। स्पीच इज नॉट अ गिफ्ट, स्पीच उपहार नहीं है, टू यूज लाइटली, हल्के में उपयोग करने के लिए। उपहार मतलब क्या होता है, गिफ्ट। विदाउट थॉट, बिना सोचे, मतलब स्पीच या वाणी बिना सोचे हल्के में उपयोग करने का उपहार नहीं है। बट वन विच, पर ऐसा है जो, पर ऐसा है जो, डिमांड्स केयरफुल हैंडलिंग, जो सावधानी पूर्वक नियंत्रण की मांग करता है। क्लियर है, मतलब जुबान संभाल कर बात की जानी चाहिए, वाणी संभाल कर की जानी चाहिए उपयोग। ओनली अ फूल विल एक्सप्रेस हिमसेल्फ अलाइक, केवल एक मूर्ख ही अपने आप को एक जैसा व्यक्त करेगा। एक्सप्रेस करना मतलब व्यक्त करना, फूल मतलब मूर्ख। अभी आ रहा है एक मूर्ख दिवस, अप्रैल फूल, 1 अप्रैल आ रहा है ना, 1 अप्रैल। हाँ, तो ऑल का देखो, अलाइक टू ऑल काइंड्स एंड कंडीशंस ऑफ मैन, हर प्रकार के और स्तर वाले लोगों के सामने। कहने का मतलब ये है केवल एक मूर्ख मनुष्य ही हर तरह के व्यक्ति और हर स्थिति वाले व्यक्ति के साथ एक ही तरह की भाषा में बात करेगा। समझदार आदमी वो है जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू पर्सन कन्वर्स, व्यक्ति कोई अच्छा आदमी, समझदार आदमी व्यक्ति के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार बातचीत करता है बेटा। क्लियर है, तो तुमको भी समझदार बनना है, समझ गए। अब देखो बेटा, ये पैराग्राफ समझ में आया ना, इसके मैंने कुछ नोट्स तैयार किए हैं, तुम देखो फॉर्मेट को बड़े अच्छे से देख लो। पहले क्या करना है, टाइटल। तो चलो टाइटल क्या आएगा, इसका टाइटल बताइएगी बेटा। नेहा खड़े हो जा, इससे में टाइटल क्या आएगा बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच। क्यों आया, क्योंकि स्पीच बार बार शब्द उपयोग हो रहा है बेटा। ठीक है, पूजा बैठ जा, स्पीच शब्द बार बार उपयोग हो रहा है, इसलिए वहां पर हमने क्या किए हैं, टाइटल यूज किए हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच, तुम्हारा टाइटल क्या बन जाएगा बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीच। इसको हेडिंग भी कह सकते हैं ललित। ठीक है, बैठ जा। अभी देखो नोट्स मतलब बिंदु जमाना है अभिमानी इसका। ललित देख, पहला वाला पॉइंट जमाया है मैंने इसमें, स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। तुम्हारे पैराग्राफ में देखो पहले नंबर में दिया हुआ है ये, देखो उसी में से मैंने एक हेडिंग बना दिया है, 1 लिखा, 1 लिख के मैंने डेज दिया और क्या लिखा, स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग, वाणी एक महान क्या है, वरदान। अब देखो क्यों है, 1.1 और 1.2 बना के इसमें जमा देना है। जमा तो नहीं बनेगा ना, उसी वो एक लाइन से 2 लाइन से तुम लोग 2 लाइन बना देना, मगर समझ लिए हो तो देखो मैंने कैसे बनाया है। पहला है 1.1 में व्हेन यूज केयरफुली, जब सावधानी पूर्वक उपयोग करते हैं। और दूसरा क्या है 1.2, टू मेक इंटेंशंस क्लियर, ये हमारे मकसदों को क्लियर करता है, स्पष्ट करता है। क्लियर है। सेकंड देखो, स्पीच कैन बी अ ग्रेट कोर्स, ये एक और हेडिंग निकाल दिया मैंने यहाँ से, सब हेडिंग। तुम लोग अपने मन से कुछ भी निकाल सकते हो, मैंने जो निकाला हूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम वही लिखो, तुमको जो समझ में आया तुम वो निकाल सकते हो। तो स्पीच कैन बी अ ग्रेट कर्स, वाणी एक बहुत बड़ा अभिशाप भी हो सकती है। क्यों हो सकती है, देखो मैंने 2.1 और 2.2 में बताया है कैसे, व्हेन यूज केयरलेसली, जब गैर जिम्मेदाराना तरीके से उपयोग करते हैं। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, मेक्स आवर एटीट्यूड कंप्लीटली मिसअंडरस्टूड, ये हमारे बर्ताव को पूर्णतः क्या कर देती है, ना समझने योग्य बना देती है। समझ में आया। देखो क्या होगा, इसमें लिखा क्या है कि भाई कभी कभी ये वरदान से अभिशाप बन जाती है, जब इसका उपयोग हम सही से नहीं करेंगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, शत्रु बना देगा हमारा। ठीक है, अब अगला देखो क्या लिखा हुआ है, 3rd नंबर में स्लिप ऑफ टंग, जुबान का फिसल जाना। एक और तुम्हारी साइड हेडिंग बना दिया यहाँ पर। अब इससे क्या प्रभाव हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है इससे, देखो क्रिएट एन एनिमी, जुबान का फिसल जाना कई बार क्या हो जाता है, शत्रु बना देता है। 3.2 क्या लिखा हुआ है बेटा, 3.1 तो हो गया क्रिएट्स एन एनिमी, शत्रु बना देना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिएट्स हार्डशिप्स,
सेकंड मैंने क्या बना दिया 3.2 क्रिएट्स हार्डशिप्स, कठिनाइयों को क्रिएट कर देना। जुबान फिसल जाने से किसी को हमारी बात का बुरा लग गया तो वो हमारा शत्रु बन जाएगा, और जब वो हमारा शत्रु बन जाएगा ना तो हमारे सामने हार्डशिप्स पैदा हो जाएंगी। हार्डशिप्स का मतलब क्या होता है ललित, खड़े हो जाए बता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डशिप? कौन बताएगा रे? बता बेटा हार्डशिप का मतलब क्या होता है? अंजुम, परेशानी। लिख ले उसको हिंदी में, हार्डशिप मतलब कठिनाइयाँ। कठिनाइयाँ ज़्यादा अच्छा वर्ड है, परेशानियाँ सही है बोल रही है। बैठ जाओ। फोर्थ नंबर का देखो, ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ एन एजुकेटेड मैन। अब शिक्षित व्यक्ति की एक साधारण स्पीच, उसका क्या प्रभाव हो सकता है? देखो उससे मैंने साइड हेडिंग बनाया जो है ना, अब इसका क्या प्रभाव हो सकता है बेटा? पहला है 4.1 में स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर, एक अशिक्षित श्रोता पर प्रहार कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है कि नहीं, बताओ मेरे को तुम। यदि मान लो तुम्हारे चाचा लोग, दादा लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके सामने तुम कॉपी ले जाकर रख दो, बोलो कि चाचा जी अपना नाम लिख के दिखाओ या दादाजी अपना नाम लिख के दिखाओ, तो क्या उनको दिक्कत नहीं होगी? क्या दुख होगा ना उनको? तो मे स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर, साधारण, क्योंकि तुम तो पढ़े लिखे हो बेटा, तुम सब लोग 10वीं में पढ़ रहे हो, 12वीं में पढ़ रहे हो, है कि नहीं? 11वीं 12वीं 9वीं पढ़ लिखे लोग हो तुम लोग, पर तुम्हारे दादा लोग तो पढ़े लिखे नहीं है। उनके सामने जाके तुम ज़्यादा हिंदी में बात करोगे, शुद्ध हिंदी भाषा में, तो क्या उनको क्या लगेगा तुम्हारे बारे में? अरे लड़का घमंडी हो गया है, पढ़ लिख गया है तो, या लड़की घमंडी हो गई है, होगा कि नहीं होगा? प्रहार होगा कि नहीं होगा? तो वही लिखा है इसमें, मे स्ट्राइक एन अनएजुकेटेड लिसनर, किसी अशिक्षित श्रोता, लिसनर मतलब श्रोता पर क्या कर सकता है? ये प्रहार कर सकता है। शोइंग प्राइड अनविलिंगली, अब जैसे मान लो तुम पढ़े लिखे हो, तुमने अपने घर में बोल दिए कोई बात बेटा किसी को, तो हो सकता है कि घर वाले ये समझ जाए जो पढ़ लिखे नहीं है कि अरे यार पढ़ लिख के ये क्या हो गया है, घमंड दिखा रहा है, प्राइड दिखा रहा है, गर्व दिखा रहा है। प्राइड मतलब होता है गर्व। तो तुम जाने अनजाने में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो? गर्व दिखा रहे हो। सामने वाले अनपढ़ आदमी को ये लगेगा। समझ में आया? 4.3 पॉइंट है बेटा, बियर्स अ डिफरेंट मीनिंग टू लिसनर। कई बार क्या होता है, हमारे शब्द जो है ना, लिसनर जो होते हैं श्रोता के मन में अलग अर्थ पैदा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अलग अर्थ पैदा कर देते हैं। तो बेटा आई थिंक तुमको ये समझ में तो आया होगा, मैं आशा करता हूँ इस बात का कि तुमको समझ में आया होगा। इसको मैं YouTube में डालूंगा, इसको ज़रूर देखना और बार बार इसका यूज़ करना। जाने से पहले एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि यदि मान लो पढ़ते नहीं बनता है तो पैराग्राफ को मन में 2.5 लाइन, जैसे 10 लाइन का पैराग्राफ है तो 2.5 लाइन में बांट लेना, या 8 लाइन का पैराग्राफ है तो 2 लाइन में बांट लेना। उसके बाद पहली 2 लाइन में से एक बड़ी सी हेडिंग निकालना, जैसे मैंने यहाँ निकाला है। उसके बाद उसके सब पॉइंट बना देना 1.1 1.2 करके। फिर बची हुई 2 लाइन जो थी उनसे भी ऐसी करना, बाद वाली 2 लाइन से भी ऐसी करना। तो 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2। कोई सेंटेंस बड़ा हो जाए जो एक लाइन में नहीं समा रहा है तो उसके लिए छोटे वर्ड का यूज़ कर लेना। तुम 3 या 4 वर्ड का यूज़ कर सकते हो ऐसा। और जो भी वर्ड यूज़ करोगे बेटा उस वर्ड को डिब्बा बना के लिख देना वहीं नीचे साइड, एब्रीवेशन के नाम से। क्लियर है? वो तुमको क्वेश्चन में लिखा हुआ जाएगा। अंडरस्टैंड? बनेगा? सो बेटा दिस इज इनफ फॉर टुडे। आई हैव टॉट यू अलॉट, ओनली आई एम टेकिंग पीरियड टुडे। हाँ यार समरी भी तो है, समरी भी समझ लो। एक काम करो, समरी बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? जिसको पढ़ते लिखते नहीं आता है, बिल्कुल भी पढ़ते लिखते जिसको नहीं आता है, वो क्या करेगा? वो समरी को बनाने के लिए सिर्फ कुछ नहीं करेगा, ऊपर की एक लाइन, बीच की एक लाइन और लास्ट की एक लाइन, तीनों को मिला के एक पैराग्राफ बना देगा 5 से 6 लाइन में। ठीक है? बाकी लोग क्या करेंगे? जो समझ सकते हैं, समझदार टाइप के लोग हैं, पैसेज को बार बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसको जो निचोड़ है, उसका सारांश होता है समरी का मतलब, सारांश। और नोट्स का मतलब क्या होता है? बिंदु। और टॉपिक का मतलब है, टाइटल का मतलब क्या होता है? शीर्षक। ठीक है? तो सारांश लिख देंगे। जैसे मान लो मैंने इसमें बनाया हुआ है, देखो क्या बनाया हुआ है, स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन बी अ ग्रेट कर्स टू। स्पीच एक महान वरदान है पर ये एक बहुत बड़ा अभिशाप भी हो सकती है। इफ़ वी यूज इट केयरलेसली, यदि हमने इसका दुरुपयोग किया, सॉरी इफ़ वी यूज इट केयरलेसली, यदि हमने इसका उपयोग असावधानी पूर्वक किया, गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया। ठीक है मानी बेटा? ललित समझा? अब देख अगली लाइन, देखो, स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग बट इट कैन बी अ ग्रेट कर्स टू। स्पीच एक महान वरदान है पर यह एक बहुत बड़ा अभिशाप भी हो सकती है। इफ़ वी यूज इट केयरलेसली, यदि हमने इसका गैर जिम्मेदाराना तरीके से उपयोग किया तो। समझ में आया? अब देखो अगली लाइन, अ स्लिप ऑफ टंग कैन बी अ ग्रेट हार्म फॉर अस। एक बार जुबान का फिसल जाना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
हार्म मतलब नुकसान हो सकता है। स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू विन अ फेवर ऑफ समबडी। स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाणी या भाषण बहुत महत्वपूर्ण है। टू विन अ फेवर, सहायता जीतने के लिए, फेवर मतलब सहयोग जीतने के लिए, ऑफ समबडी किसी का भी सहयोग प्राप्त करने के लिए या किसी का भी सहयोग जीतने के लिए वाणी महत्वपूर्ण है। समझ में आया? देखो, गुड स्पीच इज अ मीडियम ऑफ गुड रिलेशन। अच्छी वाणी अच्छे रिलेशन को, ठीक है, पाने का एक क्या है, माध्यम है। एक अच्छे, देखो, अच्छी वाणी अच्छे रिश्ते का एक माध्यम है। गुड स्पीच इज द मीडियम ऑफ गुड रिलेशन। अच्छे रिश्ते का माध्यम क्या है? एक अच्छी वाणी एक अच्छे रिश्ते का माध्यम है। तो क्या बोलोगे? गुड स्पीच इज अ मीडियम ऑफ अ गुड रिलेशन बनेगा। तो बेटा ऐसे देखो, कोई भी आ सकता है तुम्हारे एग्जाम में, कुछ भी, उसको समझना। यू आर माई डिसिपल्स, तुम मेरे स्टूडेंट हो बे, मैं बता दे रहा हूँ, समझना। तुमको एक एक वर्ड समझाता हूँ, हिंदी में भी मैं लिखवाता भी हूँ, तुम लोगों को लिख भी रहे थे तुम लोग यहाँ पे कुछ लोग अभी। तो बेटा उस चीज़ों को लिखो, उसका यूज़ करो और तुम लोग समझने की कोशिश करना। और बेटा जो लोग बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हो ना, तुमको तरीका बता दिया है मैंने, ठीक है? तो इट इज़ इनफ फॉर टुडे बेटा। आई थिंक आई शुड लीव, आई एम गेटिंग लिटिल टायर्ड। विल कम बैक अगेन विद माई नेक्स्ट लेसन। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। इस वीडियो को बार बार देख लेना, समझ में आ जाएगा।